नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आबकारी आरक्षक तक और प्रयोगशाला परिचारक और एडीआई तीनों में आपका अगर जीएस वाले सेक्शन में देखोगे छत्तीसगढ़ वाला, तो लगभग 33 और 30% ये रेशियो के आसपास आ रहा है। चाहे आप प्रयोगशाला का ले लो, चाहे एडीआई के ले लो, या चाहे आबकारी का ले लो, तो सीधा सीधा सिलेबस में देखोगे तो 30 से 33 नंबर के आसपास आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो पेपर तक अपन एमसीक्यू वाला सेक्शन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज अपन एमसीक्यू लाएं, ताकि उसी टॉपिक से क्या हो जाएगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो इसको देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सूबेदार और उनके कालक्रम को अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, सूबेदार और उनके कालक्रम। हजारों बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हजार बार तो पेपर हुआ नहीं है, कहने का क्या मतलब है, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्या पूछता है, एक तरफ सूबेदार देगा, उसका कार्यकाल होगा, मैच करने के लिए देगा। चाहे हर व्यापम के एक दो एग्जाम में देख लो, कंटिन्यूअसली यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एकदम गारंटेड है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके, इसके सूबेदारों का क्रम आप याद कैसे करोगे। ठीक है, ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे ही याद कर सकते हो, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, है ना, भवानी कालू, केशव गोविंद, ऐसे भी याद कर सकते हो। एक तरीका मैं बता रहा हूं जिसको आप लोग याद रखना, क्या, मवी भके 20 सिया करके, क्या याद रखोगे, मवी भके 20 सिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा इसका क्रम हो जाएगा। ठीक, म से याद रखना, महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर। ठीक, वी से याद रखना, विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। ये दोनों भाई भाई रहते हैं, है ना। सूबा व्यवस्था कैसा है, एक प्रकार से ठेकेदारी व्यवस्था है ना। ये क्या कर रहा था, कम दे रहा था भिंबाजी भोसले को, ज्यादा यहाँ पे वसूली नहीं कर पा रहा था, तो इसको हटा करके विट्ठल राव दिनकर, इसका जो भाई था, उसको बनाया गया। ठीक, महिपत राव दिनकर क्या करता था, यहाँ पे जो परगना था, आसपास के परगने को क्या करता था, हड़प लेता था और अपने में मिलाने की कोशिश करता था। तो बिंबाजी भोसले वाला जो कार्यकाल आप देखोगे, उसमें एक आएगा वेंकोजी भोसले। तो वेंकोजी भोसले क्या सोचते हैं, और रघुजी द्वितीय, कि ये क्या कर रहा है, अपना साम्राज्य डेवलप कर रहा है, तो इसको क्या किया जाएगा, हटा के इसके भाई को दे दिया जाएगा। ठेकेदारी टाइप का एक होता था, है ना, तो इसको हटा के किसको देता था, विट्ठल राव को। तो ये समय समय पर जो यहाँ से वसूली करके पैसा भेजना रहता था वेंको जी को, वो नहीं भेज पाता था। ठीक, फिर एक देखना भवानी कालू, भवानी कालू, ये था और डेढ़ होशियार। क्या डेढ़ होशियार था, समझेंगे इसको। केशव गोविंद, केशव गोविंद, ये क्या करता था, भवानी कालू, इसने ठेकेदारी व्यवस्था के हिसाब से, मतलब सूबा पद्धति बोला जाता था, लेकिन ये एक प्रकार से क्या था, ठेकेदारी व्यवस्था। तो यहाँ पे जो जितना ज्यादा बोली लगाता था उसी को दे दिया जाता था। ठीक है, ये सूबेदारी व्यवस्था के तहत। तो आप देखो ये क्या किया, भवानी कालू बोली लगाया, और सबसे ज्यादा बोली ये लगाया, और ये क्या किया, खुद ना आकर के ये भी क्या किया, अपना एक प्रतिनिधि भेज के, कोडो विष्णु करके, कोडो विष्णु, इसको क्या किया, यहां पे भेजा। ठीक है, ये खुद बोली लगाया, आना चाहिए इसको, लेकिन ये निकला डेढ़ होशियार। ये क्या किया, मैं भी अपना क्या भेजूंगा, यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाला प्रशासक भेजूंगा, जो क्या करेगा, मेरे को वसूली करके देगा। ठीक है, तो वेंको जी भोसले हो गए इनसे कुछ गुस्सा। ठीक है, और ये क्या किए, भवानी कालू को हटा करके, कभी कभी ये कोड़ो विष्णु भी देगा ऑप्शन में। ठीक है, भवानी कालू के जगह कोड़ो विष्णु भी देगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना। ऐसे छोटे छोटे जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसमें आपको नहीं फंसना है, एक बार पूछा भी गया है ये कोड़ो विष्णु करके, तो ये भी सही हो जाएगा। केशव गोविंद क्या था, सर्वाधिक समय तक था, क्या था, सर्वाधिक समय तक था। इसके बाद बीकाजी गोपाल देखोगे, बीकाजी गोपाल, तो इसके समय में सर्वाधिक क्या हुआ था, पिंडारी आक्रमण हुआ था। सर्वाधिक क्या था, पिंडारी आक्रमण, पिंडारी आक्रमण था। ठीक,
क्लियर। उसके बाद 2-2 3-3 महीने 8-8 महीने के लिए ये लोग आएंगे, अपना शासन चलाएंगे। ठीक, तो इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछता है, इसके तिथि को जमाने के लिए, एक तो क्रम जमाने के लिए पूछता है और इसके तिथि को मिलान करना है, इस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 89 से 90 ये स्टार्ट करेगा, कौन, 1789 से 90 तक। फिर देखना विठल राव दिनकर 1790 से स्टार्ट करेगा 1795 तक। कहां तक, 1795 तक। इसके समय में याद रखना कौन कौन आए थे विठल राव दिनकर में, अगर पूछा जाए तो इसमें पूछना यूरोपीय यात्री क्या आया था, लैंकी और फॉरेस्टर। क्या आया था, फॉरेस्टर और लैंकी। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। विठल राव के समय में आया था ब्लंट, विठल राव के समय में आया था जेटी ब्लंट। ठीक, क्लियर, याद हो गया। अब देखो ये 1790 से कहा गया 1795, 1795 से ये कहा जाएगा 1796 तक जाएगा। 1796 से 97 तक सिर्फ ये 1 साल के लिए आएगा। कैसे 1 साल के लिए आया भाई, 1796 से 1797 तक कैसे, तो ये क्या किया था, अपना प्रतिनिधित्व तो भेजा था कोडो विष्णु को। ठीक, तो उसका सिर्फ क्या था, जल्दी से इसको पता कर लिए कि ये क्या कर रहा है, अपना प्रतिनिधित्व तो भेज रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फिर सर्वाधिक समय तक शासन करने के लिए कौन आएगा, गोपाल, केशव गोविंद। ठीक है, तो ये लगभग 11 साल के आसपास क्या करता है, यहाँ पे शासन करता है। कितना साल, 11 साल के आसपास। ठीक, तो 11 साल के आसपास मतलब 97 से कहां जाएगा, 1808 में जाएगा। कहां तक जाएगा, ठीक है, 1798 से ये कहां जाएगा, 8 तक जाएगा। 97 से कहा 8 तक, 1797 से कहा जाएगा, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है ना, इसको भगा दिए, 1808 तक जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब ये 1808 से 1816 तक कौन रहेगा, गोपाल, बीकाजी गोपाल, 1808 से 1816 तक। ठीक है, 1808 से 16 तक, इतना याद करना। ये टेबल दोनों टेबल के फॉर्म में आप जमा लेंगे। देखो महिपाल राव दिनकर सिर्फ 89 से 90 आ रहा है, विठल राव 90 से 96। अब कौन कौन सा आपने को पूछा है उस हिसाब से क्या कर लो, आप जमा लो। पहला क्या दिया है, सूबेदार और उनका कालक्रम। विठल राव दिनकर देखो, है ना, महिपत राव दिनकर सबसे पहला आया था, कहां से कहां तक था, 89 से कहां था, 90, 89 से 90। अब ये क्या करेगा, 90 से 96 तक करेगा, कौन, विठल राव दिनकर। ठीक, 90 से 96 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। इसी के आधार पे आप क्या करोगे, जमा लोगे। ए का 3 दिख रहा है और सी का 2, सी का 2। ठीक है, सी का 2, 2 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, और ए का क्या दिख रहा है, 3, ए का 3 दोनों में है। ठीक, अब अपने को थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ठीक, तो देखो फिर भवानी कालू सबसे कम समय के लिए था क्या, 1 ही साल के लिए था, 1 ही साल के लिए था, मतलब डी का क्या आ जाएगा, 1। डी का 1 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। डी का 1 मतलब कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये समझ में आया, मवी भके 20 सिया, 89 से 90, 90 से 96। ठीक, 96 से 97, 97 से 1808, याद रखना 1808 से 1816। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब सीधा सीधा बोलोगे सर इसका टिक लगा दो, एक्सप्लेनेशन मत करो, तो भाई ऐसा सिस्टम नहीं चलता कभी भी, है ना। सीधा सीधा टिक लगा दोगे तो उससे बढ़िया खुद ही पढ़ लो, इसका एक्सप्लेनेशन क्या देखोगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, बहुत सारी चीजें जानकारी मिलेगी। जैसे कभी ये नहीं पता होगा आपको कि विठल राव दिनकर महिपत राव दिनकर दोनों क्या थे, भाई भाई थे। महिपत राव दिनकर क्या किया, यहाँ पे परगनों को हड़पने लगा, अपने में मिलाने लगा, और ये जो टैक्स होता था, टैक्स दे नहीं पाता था, फिर इसकी जगह इसको भेजा गया, है ना। तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसको नहीं पढ़े होगे, है ना, ग्रंथ एकेडमी में ये सब मिल जाएगा, इसका जो कंटेंट है। चलो देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बिंबाजी के काल की स्थापत्य कला संबंधित असत्य कथन को अपने को छांटना है। क्या छांटना है, असत्य कथन। सबसे पहले बिंबाजी के काल की स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला में अपने को क्या याद रखना है जी, सेमर तालाब के बारे में। ठीक, स्थापत्य कला में क्या याद रखोगे, सेमर तालाब। अब इसी सेमर तालाब से ही सब कंटेंट आपको याद हो जाएगा, बनाएगा बहुत सारा सेमर तालाब, याद रखना, है ना, बहुत सारा स्थापत्य करेगा। लेकिन आप ये 2 ट्रिक याद रखोगे तो पूरा पूरा याद हो जाएगा।
सबसे पहले ये निर्माण किसको कराएगा? सेमर तालाब को, ठीक है, सॉरी सेमर दरवाजा को खोलेगा, है ना। पहले याद रखो ये सेमर दरवाजा को क्यों करता है भाई, तो जब भिंबाजी भोसले यहाँ से आता है, ठीक, तो क्या करता है, आक्रमण करने के लिए रतनपुर के किले में घुसता है, तो वहां के आसपास के ग्रामीणों से पूछता है कि कौन सा दरवाजा से यहाँ पे प्रवेश किया जाएगा। रघुनाथ सिंह रहता है वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, तो उसकी जो पत्नी रहती है पद्म कुंवर, लक्ष्मण कुंवर, सफेद ध्वज लहरा देती हैं और अपने आप को आत्मसमर्पण कर देती है, ठीक है। तो ये प्रवेश करने के लिए सेमर दरवाजे को क्या कर देता है, ये तोड़ देता है। कौन से दरवाजे को? सेमर दरवाजे को। तो उसी का क्या करेगा, सेमर दरवाजे का पुनर्निर्माण करेगा कौन? भिंबाजी भोसले, ठीक है। म से याद रखना, यहाँ पे महामाया मंदिर का निर्माण कराएगा, महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहां पे? रतनपुर में। र से याद रखना, रतनपुर में ही क्या कराएगा? राम टेकरी मंदिर, ठीक है, रतनपुर में ही क्या करेगा? राम टेकरी मंदिर, राम टेकरी मंदिर, या इसी को ही क्या बोला जाता है? राम पंचायत मंदिर, राम पंचायत मंदिर। इसका क्या करेगा? निर्माण कराएगा। कहां पे? रतनपुर में, ठीक है। तो एक पहला सेमर दरवाजे का पुनर्निर्माण किया, महामाया मंदिर बनाया, राम टेकरी मंदिर बनाया, ठीक। इसी राम टेकरी मंदिर में जब कौन खत्म, मतलब एक बार मृत्यु हो जाती है 17 दिसंबर 1787 को, किसकी? भिंबाजी भोसले की। तो राम टेकरी मंदिर में ही याद रखना, यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की काले ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की जाती है। उसी के सामने आनंदी बाई क्या करती है? बिंबाजी की हाथ जोड़कर खड़ी हुई मूर्ति को क्या करती है? वहां पे निर्माण करती है, ठीक। कौन? आनंदी बाई। आनंदी बाई किसका? बिंबाजी भोसले का, बिंबाजी भोसले का, हाथ जोड़कर, है ना। जैसे ये राम टेकरी मंदिर है, जैसे ये राम टेकरी मंदिर है, तो इसी के सामने क्या करेगा? वो हाथ जोड़े हुए खड़ा होगा। बनाएगा कौन? आनंदी बाई। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। तालाब से याद रखना, 2 तालाब का निर्माण करवाएगा। तालाब से याद रखना, 2 तालाब। तो कौन कौन सा तालाब? नहाने के लिए। तालाब का निर्माण क्यों करेंगे भाई? नहाने के लिए। तो एक करेगा बिंबाजी भोसले खुद, उस टाइम पे कहां बाथरूम की सुविधा थी, है ना, तो इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, ठीक। तो बिंबाजी भोसले देखो, बिंबाजी भोसले और उसकी पत्नी क्या करेगी? आनंदी बाई। तो दोनों क्या करेंगे? एक अलग अलग तालाब का निर्माण कराएंगे, ठीक। तो बिंबाजी का याद रखना, ये क्या करेगा? एक विक्रम, मतलब विक्रम मतलब समझते हो, बड़ा या विशाल, है ना, इस तालाब का निर्माण कराएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? बिकमा तालाब। क्या बोलेंगे? बिकमा तालाब। बिंबाजी से ही याद रखना, बिकमा तालाब, ठीक। बी से याद रखना, बिकमा तालाब। और आनंदी बाई अपने लिए क्या करती है? रानी तालाब का निर्माण करवाती है, ठीक है। 2 तालाब का निर्माण होता है, एक बिंबाजी भोसले करवाएगा, एक आनंदी बाई करवाएगी, ठीक। क्लियर? समझ में आ गया। फिर ये आनंदी बाई ही याद रखना, कहा गया? तालाब आया ना। ला से याद रखना, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाएगा, मतलब करवाएगी आनंदी बाई। और ब से याद रखना, खंडोबा मंदिर। अब ये खंडोबा किसके लिए है जी? तो खंडोबा मंदिर ये जो बच्चा को गोद लेती है ना, बिंबाजी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो आनंदी बाई क्या करती है? एक बच्चे को गोद लेती है, ठीक, जिसका नाम क्या है? चिमड़ाजी भोसले। तो चिमड़ाजी भोसले रहता कहाँ है? नागपुर में। वहां पे क्या बोलती है आनंदी बाई कि तुम वहीं पे आराम करो, है ना, यहाँ के शासक बनोगे लेकिन अभी वहां पे आराम करते रहो। तो वहां पे योग्य रहता है चिमनाजी भोसले सबसे ज्यादा, चिमनाजी भोसले सबसे ज्यादा योग्य रहता है कि वो गद्दी को संभाले, ठीक है। तो रघु जी क्या करता है? कटक से एक तांत्रिक बुलाता है और तंत्र विद्या से क्या करेगा? चिमड़ाजी भोसले को मार देगा, ठीक है, तंत्र विद्या से चिमड़ाजी भोसले को मार देगा। तो इतना सब निर्माण कार्य किसके काल में होगा? बिंबाजी के काल में होगा। अब इसी को देखो, और ये क्या कराता है? दान पत्र देता है ना, क्या करेगा? दान पत्र देगा। तो 2 दान पत्र याद रखना, ठीक, 2 दान पत्र देगा। एक तो आप दूधाधारी मठ जानते होगे रायपुर का, है ना, तो वहां पे आर्थिक खर्चों के लिए क्या करता है? दान पत्र जारी करता है।
वहां के आसपास के कुछ गांव को दान करता है, जिससे क्या हो, उसको आर्थिक सहायता मिले। एक राजिम का राजीव लोचन मंदिर के लिए क्या करता है, दान पत्र जारी करता है। ठीक, तो दो दान पत्र जारी करेगा, एक दूधाधारी मठ के लिए और एक राजिम के राजीव लोचन मंदिर के लिए। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट आप क्या करोगे, यहाँ पे समझोगे। अब असत्य कथन कौन सा है, देखो असत्य कथन अपने को छांटना है। आनंदी बाई द्वारा दूधाधारी मठ के लिए दान पत्र दिया गया, तो दूधाधारी मठ के लिए कौन जारी कर रहा है जी, बिंबा जी कर रहा है। कौन कर रहा है, बिंबा जी कर रहा है। तो ये तो आपने को समझ में आ गया। पहला ही क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट दिख रहा है ये क्या होगा, असत्य होगा। बाकी दो देख लेते हैं। बिंबा जी द्वारा रतनपुर में मस्जिद का निर्माण कराया गया, हाँ बिल्कुल ये कराया गया था। ठीक है, बिंबा जी ये गलत होगा, है ना, ये गलत होगा, ये सही है। बिंबा जी की मूर्ति आनंदी बाई द्वारा राम टेकरी मंदिर के सामने स्थापित की गई थी, ये भी सही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण आनंदी बाई के द्वारा किया गया था, कहां पे, रतनपुर में। ठीक, तो ये भी क्या दिख रहा है अपने को, सही दिख रहा है। तो एक ही स्टेटमेंट क्या दिखा अपने को, गलत दिखा, कौन सा, आनंदी बाई द्वारा दूधाधारी मठ के लिए दान पत्र जारी किया गया था। ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन अब पूछ रहा है, ऐसा नहीं अब की वन लाइनर फॉर्म में पूछ दिया, हाँ ये वाला कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, वो वाला पैटर्न व्यापम कब का भूल चुका है, पीएससी कब का भूल चुका है। जब तक ऐसे डिटेल वे में नहीं पढ़ोगे, है ना, डिटेल वे में जब तक नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला हिस्ट्री से। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो देखा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। क्या क्या सुमेलित करना है, सूची एक को सूची दो से क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो कर देखो, बिंबाजी भोसले के समय टोटल कितने, 17 कर लगाए गए थे। कितने करों का वर्णन मिलता है, 17 करों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जैसे कलाली हो गया, नशीली मादक पदार्थ पे, है ना, आमूस, देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, ममदोना, अमराई, गुनाहगारी। गुनाहगारी मतलब जो गुनाह करता है उसके ऊपर लगाया जाता है। ममदोना मतलब क्या, याद रखना, ऐसे टोटल 17 कर हैं। ठीक है, ममदोना मतलब किस पर, वर वधु पर लगाता है, वर वधु पर लगाने वाला कर। ठीक है, और एक याद रखना अमराई, है ना, क्या याद रखोगे, अमराई, गुनाहगिरी जो ये पूछा जाता है। अमराई याद रखना किसके लिए, आम और नींबू के उत्पादन पर लगाता है। ठीक है, किसके, आम और नींबू के उत्पादन पर लगाता है, कौन सा कर, अमराई। अमराई ये किस पर लगेगा जी, तो अमराई लगेगा आम और नींबू के उत्पादन पर। ठीक, तो ऐसे करके टोटल कितने कर लगाता है ये, 17 कर लगाता है बिंबाजी भोसले। 17 करों में देखो पहला है कोसाबारी। कोसाबारी, कोसाबारी क्या होगा जी, तो कोसा से याद रखना कीटनाशक। ठीक है, कोसाबारी याद रखना कीटनाशक। पहले के जमाने जो नशीले पदार्थ, मतलब जो खेत में आपको क्या छिड़काव करना है, कीटनाशक का, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो कृषि क्षेत्र में कीटनाशक के रूप में उपयोग करने के लिए जो दिया जाता था कर, उसको क्या बोला जाता था, कोसाबारी। कलाली, कलाली मतलब क्या, नशीली मादक पदार्थ पर या उसके बिक्री पर दिया जाने वाला। पंडरी वाला कर अलग है ना, वो अलग है, याद रखना। कलाली याद रखना ये क्या है, नशाली जो मादक पदार्थ हैं या शराब की बिक्री है उस पर लगाने वाला कर को क्या बोलता था, कलाली। नूस कर, नूस कर मतलब क्या होता है जी, तो नूस मतलब क्या जानते हो, तंबाकू, है ना, हिंदी में पढ़ते होगे। ठीक, आगत शब्द। ठीक, तो उन शब्दों में याद रखना नूस, नूस क्या होता है जी, तंबाकू। तंबाकू नहीं है, तंबाकू, तंबाकू के उत्पादन के बिक्री पर और उत्पादन पर लगने वाला कर को क्या बोला जाता था, नूस कर। गुधावनी कर क्या है, तो विधवा महिला का विवाह करके अपने देवर के साथ शादी होने पर क्या किया जाता था, गुधावनी कर देता था। मतलब टोटल 17 करों में से अपने को 4-5 कर याद रखना है। ममदोना कर जो वर वधु के द्वारा, अमराई आम और नींबू पर। ठीक है, याद रखना, वो ये 2-3-4 चीजें याद रखना। तो देखो सब 1 2 3 4 आ रहा है क्या, कहीं पे दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 और 4। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, कौन सा छांटना है अपने को, सत्य कथन। कौन सा कथन छांटना है, सत्य कथन। तो सत्य कथन में देखो, सत्य कथन अपने को छांटना है। ठीक, तो सेना धुरंधर की उपाधि, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है।
रघुजी द्वितीय को धुरंधर की उपाधि दी गई थी। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रघुजी द्वितीय को धुरंधर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, ये गलत होगा या सही होगा इसके बारे में समझते हैं। व्यंकोजी ने छत्तीसगढ़ की 3 बार यात्रा की थी। ठीक है, व्यंकोजी ने कितने बार, 3 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। आनंदीबाई द्वारा रतनपुर किले के अंदर महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। रतनपुर किले के गणेश दरवाजे का पुनर्निर्माण व्यंकोजी द्वारा कराया गया था। क्या हो सकता है इसका सही जवाब बताओ तो, क्या हो सकता है इसका सही जवाब बताओ। चलो एक्सप्लेनेशन देखो। तो सेना धुरंधर की उपाधि रघु जी को नहीं दी गई थी, रघु जी द्वारा दी गई थी। किसको, व्यंको जी को। ठीक है, याद रखना है क्या, तो ये खुद उपाधि नहीं देगा, है ना, मतलब खुद उपाधि धारण नहीं करेगा, ये देगा। व्यंको जी को रघु जी द्वितीय के द्वारा दिया गया उपाधि था। इसको, व्यंको जी को, व्यंको जी को दिया गया उपाधि था सेना धुरंधर। किसके द्वारा दिया गया था, तो द्वारा याद रखना, रघुजी द्वितीय, रघुजी द्वितीय के द्वारा। ठीक, क्लियर। आनंदीबाई भी व्यंको जी को सेना धुरंधर की उपाधि दी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है अपने को, गलत दिख रहा है, सत्य कथन छाटना है, पहला स्टेटमेंट गलत दिख रहा है। व्यंको जी ने छत्तीसगढ़ की 3 बार यात्रा की थी। तो व्यंको जी ने 3 बार यात्रा की थी, कब किया था, 1799, 1808 और 1811। ठीक है, क्या याद रखना, 1799, 1808 और 1811 में 3 बार यात्रा की थी। कितने बार, 3 बार। कौन कौन सा है भाई, तो पहला कब किया था, 1799 में। दूसरा कब किया था, 1808 में। तीसरा कब किया था, 1811 में। क्या था, तो ये तीर्थ यात्रा में बहुत जाता था कौन, बिंबाजी भोसले। एक बार रतनपुर आया था 1808 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यंको जी भोसले ने कभी रतनपुर की यात्रा की थी क्या, हाँ एक बार की थी 1808 में। 1799 में जगन्नाथपुरी की यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे गया था, जगन्नाथ पुरी की तीर्थ यात्रा पे गया था, कब, 1799 में। 1808 में रतनपुर की, और 1811 में वाराणसी की तीर्थ यात्रा की, क्या किया था, ये ट्रेवल किया था, कहां पे गया था, वाराणसी। ठीक, तीर्थ यात्रा करता था ये, तो वाराणसी गया था, याद रखना। तो ये 3 बार किया था क्या, बिल्कुल सही है, यह था। आनंदीबाई द्वारा रतनपुर किले के अंदर महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था बताओ, महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो उसके अंदर में बोल रहा है, महामाया मंदिर जो ओरिजिनल वाला है उसको नहीं, उसको तो बिंबाजी भोसले ने किया था। किले के अंदर बोल रहा है, रतनपुर किले के अंदर महामाया मंदिर। तो इसको याद रखना गम करके, गम मतलब क्या, ग से याद रखना गणेश दरवाजा, और म से क्या याद रखोगे, महामाया मंदिर, महामाया मंदिर। दोनों को कहां पे किया गया था, रतनपुर किले के अंदर किया गया था। दोनों को कहां पे किया गया था, रतनपुर किले के अंदर महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो व्यंको जी के द्वारा, किसके द्वारा, व्यंको जी, ना कि यहाँ पे आनंदीबाई। तो ये आनंदीबाई के कारण ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो रतनपुर किले के गणेश दरवाजा का क्या किया था, पुनर्निर्माण व्यंको जी ने किया था। तो गणेश दरवाजा दिख रहा है, इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा, व्यंको जी द्वारा किया गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, एक तो एक सही हो जाएगा, सॉरी 2 सही हो जाएगा और 4 सही हो जाएगा, 1 और 3 क्या है, गलत है। अपने को क्या छाटना है, सत्य कथन। तो सत्य कथन में कौन कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। 2 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, समझ में आ गया। फिर देखो बिंबाजी द्वारा राजा को दी जाने वाली उपाधि है ना, ये थोड़ा सुधार लेना, राजा की उपाधि, जमींदारी और उनके क्षेत्र को क्या करेंगे, सुमेलित करेंगे। तो टोटल जमींदारी बिंबाजी भोसले के काल में कितना थी जा, तो बिंबाजी में टोटल 52 परगने थे, है ना, कितना, 52 परगने। सब में क्या होते थे, जमींदार होते थे। लेकिन यहाँ पे वर्णन
7 जमींदारों का मिलता है। कितना? 7 जमींदारों का वर्णन मिलता है। खैरागढ़, कवर्धा, है ना, इन सब के बारे में देखने को मिलेगा। सारंगगढ़, छुई खदान, ठीक। नरा जमींदारी क्या था, वहां पे मरा था। तो एक याद रखना, खैरागढ़ जमींदारी। तो खैरागढ़ जमींदारी में सर्वाधिक टकोली वसूली की जाती थी, या सर्वाधिक टैक्स वसूल किया जाता था। सबसे कम किसमें? नरा में। नरा में कितना रुपया था? मात्र 50 रुपया था। खैरागढ़ में कितना है? पहले 8,000 लिया जाता था टकोली, फिर 8,000 से इसको बढ़ा करके 44,000 किया गया। ये 44,000 क्यों करेगा? तो खैरागढ़ जमींदारी का जो राजा होगा टिकैत राय, ठीक है। तो इसी के समय वहां पे एक जमींदारी रहेगा, कौन सा? डोंगरगढ़ जमींदारी। तो डोंगरगढ़ जमींदारी में क्या होगा? विरोध होगा। तो उसको बिंबाजी भोसले किसके द्वारा सहायता से हल करेगा? तो याद रखना, यहाँ पे टिकैत राय जो खैरागढ़ का जमींदार, और याद रखना राजनांदगांव का जमींदार रहेगा। राजनांदगांव का जमींदार रहेगा कौन? मोती सिंह, ठीक है। या इसको क्या बोला जाता है जी? इसका नाम मोतीराम बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाता है? मोतीराम। तो मोतीराम क्या करेगा? और ये हेल्प करेगा खैरागढ़ जमींदारी, है ना, बिंबाजी भोसले का हेल्प करेगा खैरागढ़ जमींदारी और राजनांदगांव जमींदारी के जो जमींदार रहेंगे, टिकैत राय, ठीक। तो ये इसी कारण क्या दिया जाता था, यहाँ पे सर्वाधिक टकोली दी जाती थी, ठीक है। और नरा जमींदारी सबसे कम 50 रुपया दिया जाता था। अब इसको कौन कौन से राजा है जिसको आपने को क्या दिया था, ये राजा की उपाधि दिया था, कौन कौन से जमींदार हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो छुई खदान। छुई खदान के जमींदार को दिया था, ठीक। तो छुई खदान के जमींदार कौन है? तुलसीदास। छुई खदान के जमींदार कौन है? तुलसीदास। खैरागढ़ का अभी बताया मैं, है ना, खैरागढ़ का अभी बताया, क्या बताया था? टिकैत राय। और ये राजनांदगांव वाला के साथ हेल्प कर रहा था, ठीक। तो टिकैत राय। कवर्धा एकमात्र ऐसी जमींदारी थी, याद रख लेना, इसको क्या किया था? हड़प लिया था। बार बार ये क्या करता था? आक्रमण करता था। तो फाइनली इसको क्या किया गया? इसको हड़प लिया गया, किसके द्वारा? बिम्बाजी भोसले के द्वारा, ठीक है। कवर्धा का याद रखना, कवर्धा में याद रखना कौन सा जी? तो कवर्धा का महाबली याद रखना, कवर्धा का महाबली सिंह, और सारंगगढ़ का कल्याण साय। तो इस हिसाब से देखो ऑप्शन जमाओ। ए का 2 दिख रहा है, बी का क्या दिख रहा है? 1, सी का क्या दिख रहा है? 4, और डी का 3। तो 2, 1, 4 और 3 कहाँ पे है? 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या? यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3। अगला देखो, बिम्बाजी भोसले संबंधी तथ्य है, ठीक है। तो इसमें से अपने को सत्य कथन छांटना है। सबसे पहले देखो, इसका शासनकाल 1757 से 87। कई कई बुकों में आप देखे होगे 1758 लिया हुआ है, लेकिन आप ग्रंथ अकेडमी का बुक देखोगे तो वहां पे सीधा सीधा क्लियर लिखा हुआ है 1757 से 1787, ठीक है। क्लियर, ये याद रख लेना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है अपने को? सही दिख रहा है, ठीक है। सत्य कथन छांटना है ना। फिर देखो, इनकी पत्नियां उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई। तो इनकी 3 पत्नियां थी, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। उमाबाई क्या हो गई? सती हो गई। उमाबाई क्या हो गई? सती, ठीक। रमाबाई कहाँ चली गई जी? मायके चली गई अपने। कहाँ चली गई? मायके। और आनंदीबाई को आनंद आया किसमें? सत्ता संभालने में। तो सत्ता को किसने संभाला? सत्ता को किसने संभाला? आनंदीबाई ने। तो इसकी 3 पत्नियां, उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई। बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात आनंदीबाई क्या हो गई? सती हो गई। आनंदीबाई कहीं पे सती दिख रही क्या? आनंदीबाई क्या की? सत्ता को संभाली। तो ये तो क्या दिख रहा है अपने को? सीधा सीधा गलत दिख रहा है। बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात आनंदीबाई सती नहीं हो गई, वो क्या की? सत्ता स्थापित करना चालू कर दी, ठीक है, शासन संभालना चालू कर दी। बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात उमाबाई क्या हो गई? शासन संभालते हैं भाई। उमाबाई क्या हो गई थी? सती हो गई थी। और रमाबाई जो थी वो अपने मायके चली गई थी। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है, ठीक। तो सत्य कथन या असत्य कथन दोनों में से कोई एक छांटो, ठीक है। सत्य कथन क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा, बाकी 3 और 4 क्या हो जाएगा? गलत। तो 1 और 2 कहाँ सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3।
कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्लियर। विद्रोह संबंधी तथ्य को पढ़िए और उसके हिसाब से क्या देना है आपने को, जवाब देना है। ठीक है, अबे कौन है? अच्छा नीचे नीचे बुला लो ना, नीचे बुला लो बोला मैं। क्लास के बारे में जानना था क्या? हाँ वहां नीचे, ये जस्ट नीचे उतरोगे ना तो वहां पे पूछ लेना। हाँ तो वहां पे बैठ जाओ ना आप। हाँ हाँ केबिन में बैठ जाओ आप। ठीक है, उनको देखो तो जी, आप केबिन में बैठा दो जाओ के। क्लास के बारे में इंक्वायरी लेने आया सब। ठीक है, ठीक। तो चलो देखो, विद्रोह संबंधी क्या देखना है आपने को? सत्य कथन छांटना है। ठीक, क्या देखना है अपने को? सत्य कथन छांटना है। किसके संबंध में? विद्रोह संबंधी सत्य कथन छांटना है। ठीक है, विद्रोह संबंधी सत्य कथन छांटना है अपने को। तो देखो कौन कौन सा है। पहला, भोपालपट्टनम विद्रोह किसके समय में? विट्ठल राव दिनकर के कार्यकाल में हुआ। ठीक, क्लियर, ये समझ में आया अपने को? वहां पे जाओ ना, इंक्वायरी के लिए आए हैं। ठीक, देखो क्या था, भोपालपट्टनम विद्रोह विट्ठल राव दिनकर के कार्यकाल में हुआ है। भोपालपट्टनम का विद्रोह सबसे पहले कब हुआ था ये याद रखना, 1795 में। कब हुआ था? 1795। अब ये भोपालपट्टनम का विद्रोह होता क्यों है ये समझो आप। ठीक है, तो भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ क्यों जी? 1795 में ये देखना, हैदराबाद के लिए क्या किया गया था? एक रास्ता खोज रहा था कौन? विट्ठल राव दिनकर। कहां के लिए? हैदराबाद के लिए। ठीक है, हैदराबाद के लिए क्या कर रहा था? रास्ता खोज रहा था। तो हैदराबाद के लिए शॉर्टकट रास्ता क्या था? छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से वो कहां जाएगा? बस्तर के रास्ते होते हुए कहां जाएगा? हैदराबाद जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या किया, 1795 में वहां पे जो आदिवासी क्षेत्र था वो क्या किए, यहाँ पे प्रवेश को रोके। किसके प्रवेश को? जेटी ब्लंट के प्रवेश को रोके। क्यों रोके भाई? या तो खुद देखो आप, अपन ही खुद विचार करते हैं। जैसे अपन तो पाश्चात्य संस्कृति वाले नहीं है, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता वाले नहीं है, तो अपन भी देखेंगे कि पश्चिमी सभ्यता के कुछ अगर वहां पे गुण यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं चल रहा है। तो वहां पे आदिवासी लोग भी जो थे वो क्या किए, ये सोचे कि यहाँ से कोई विदेशी आ रहा है और इनकी संस्कृति को क्या करेगा, ये छीण करेगा। तो इसीलिए क्या किए, उसको प्रवेश देने से ही मना कर दिए। सब विद्रोह कर दिए और प्रवेश देने से ही मना कर दिए 1795 में। इसी को क्या बोला जाता है? भोपालपट्टनम का विद्रोह। ठीक है, किसका विद्रोह? भोपालपट्टनम का विद्रोह। क्लियर, समझ में आ गया? पहला चीज तो सत्य कथन अपने को छाटना है, ये तो सही दिख रहा है भाई। ठीक, विट्ठल राव दिनकर के काल में हुआ था 1795। याद करो 1790 से कहां तक था? 1796 तक इसका कार्यकाल था। तो 1795 में घटित हुआ है, तो ये तो सही दिख रहा है अपने को। पिंडारियों का आक्रमण केशव गोविंद के कार्यकाल में हुआ है। केशव गोविंद के कार्यकाल में हुआ है, स्टार्टिंग याद रखना। लेकिन क्या याद रखोगे, इसमें जो सर्वाधिक है वो किसमें हुआ था? गोपाल के समय में, बीकाजी गोपाल के समय हुआ था। तो ये भी तो सही दिख रहा है अपने को। डोंगरगढ़ का विद्रोह खैरागढ़ और राजनांदगांव के जमींदारों के से सहयोग से शांत हुआ क्या? बिल्कुल शांत हुआ। याद करो टिकेत राय बताया था, टिकेत राय बताया था, और इसका मोतीराम, याद होगा कुछ तो, है ना? टिकेत राय था ये और ये मोतीराम था। दोनों क्या किए, मिले और क्या किए, डोंगरगढ़ के विद्रोह को शांत किए। बदले में डोंगरगढ़ क्षेत्र भी इस खैरागढ़ के जमींदार टिकेत राय को मिल गया। टिकेत राय को मिलने के पश्चात ये राजनांदगांव वाला क्या बोला, मोतीराम भाई मैं भी तो सहायता किया हूं, ऐसा नहीं है कि अकेला सिर्फ टिकेत राय ही क्या किया है, सहायता किया, तो ये भी सहायता किया है मोतीराम। तो इसको क्या किया गया कि इन दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दिया गया। किसका? डोंगरगढ़ का। डोंगरगढ़ का आधा हिस्सा खैरागढ़ को और डोंगरगढ़ का आधा हिस्सा राजनांदगांव को। और दोनों का कितना था? 24-24 हजार रुपया क्या करते थे? पर व्यक्ति टकोली देते थे या टैक्स देते थे। ठीक, क्लियर, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये भी सही दिख रहा है आपने को। चांग भखार के जमींदार द्वारा 1795 में बीकाजी के खिलाफ क्या हुआ था? विद्रोह हुआ। चांग भखार के जमींदार द्वारा 1795 में बीकाजी के
खिलाफ क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो ये भी सही है, चांग बकार के जमींदार द्वारा। तो 1 2 3 और 4 चारों स्टेटमेंट क्या दिख रहे हैं अपने को, सही दिख रहे हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। ठीक है, 8वां का देखो, केशव गोविंद के संबंध में, केशव गोविंद के संबंध में असत्य कथन क्या हो जाएगा। तो केशव गोविंद के संबंध में असत्य कथन क्या हो जाएगा, केशव गोविंद क्या था, सर्वाधिक समय तक शासनकाल इसका था, लगभग 11 वर्षों तक हुआ था। याद करो कब से कब तक था, तो या इसको क्या याद किए थे, 1808 तक था, है ना, 97 से 1797 से कब था, 1808 तक था। तो इसका सर्वाधिक शासनकाल था। यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था, है ना, केशव गोविंद कोलब्रुक, केशव गोविंद कोलब्रुक, ये बी सही है ना। और पहला आक्रमण हुआ है केशव गोविंद के समय में, ये भी क्या दिख रहा है अपने को, सही दिख रहा है। इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या जी, प्रिंट छपा नहीं है क्या। अच्छा, अपने को असत्य कथन ही छाटना है ना, असत्य कथन छाटना है। तो ये सही दिख रहा है अपने को। और कोलब्रुक ये भी सही दिख रहा है। अल्प समय हेतु सूबेदार था क्या, ये नहीं, अल्प समय के लिए ये नहीं था, है ना। कौन था जो कोड़ो विष्णु को भेज रहा था, भवानी कालू, वो क्या था, कम समय के लिए था, भवानी कालू। या यहाँ पे ऑप्शन वो कोड़ो विष्णु करके भी दे तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, असत्य कथन ही अपने को छाटना है। तो असत्य कथन में यही हो जाएगा, ये क्या है, असत्य है। सबसे कम समय के लिए नहीं, सबसे ज्यादा समय के लिए होता है। ठीक है, 9वां और 10वां देखो, 9वां और 10वां सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। परगना पद्धति के जन्मदाता, सूबा शासन के जन्मदाता, छत्तीसगढ़ में जमींदारी हड़प्पा था किसको, अपन कवर्धा जमींदारी बोले थे क्या वहां पे। ठीक है, कोरबा जमींदारी हड़प्पा था जी, याद रखना। ठीक है, कौन सा, कोरबा जमींदारी हड़प्पा था। ठीक है, लेंकी और फॉरेस्टर यूरोपीय यात्री का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, ये कोरबा जमींदारी को हड़पा था, याद रखना, है ना। बिंबाजी भोसले, शायद वहां पे अपन कवर्धा बता दिए थे, तो कवर्धा गलत है ना। क्या हो जाएगा, कोरबा सही हो जाएगा, कोरबा जमींदारी को हड़पे थे। ठीक, कोरबा जमींदारी, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो क्या बोल रहे हैं अपन, परगना पद्धति के जन्मदाता विठल राव, ये सही है। सूबा शासन व्यंकोजी भोसले के द्वारा। छत्तीसगढ़ में जमींदारी किसने हड़पी थी, मतलब कौन सा जमींदारी हड़पा गया था, कोरबा जमींदारी। लैंकी और फॉरेस्टर यूरोपीय यात्री किसमें आए थे, महिपत राव दिनकर। सेकंड विठल राव दिनकर में कौन आएगा, ब्लंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब जो सुमेलित हैं वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, कोई ऑप्शन होगा तो वही सही होगा। 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 2 3 और 4। ठीक है, 10वां नंबर का क्वेश्चन देखो, जमींदारी संबंधी असत्य कथन या असत्य तथ्य को आपने को जानना है। खालसा भूमि, देखो भूमि जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था मराठों के काल में। एक को क्या बोला जाता था, खालसा भूमि, और एक को क्या बोला जाता था, जमींदारी भूमि, जमींदारी भूमि। दोनों में टैक्स कौन लगाता था, तो टैक्स दोनों में ही कौन लगाता था जी, तो ये मराठा टैक्स लगाता था दोनों में। ठीक है, एक चीज कॉमन है, याद रखना, खालसा भूमि में भी टैक्स लगाता था, जमींदारी भूमि में भी टैक्स लगाता था। लेकिन यहाँ पे वसूली का काम नहीं करता था, वसूली का काम कौन करता था, जमींदार, वसूली का काम कौन करता था, जमींदार। खालसा क्षेत्र में टैक्स भी लगाता था और वसूली भी कौन करता था, यही मराठा करता था। तो ये प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में था, याद रखना, कैसा था, प्रत्यक्ष रूप से। और ये कैसा था, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में था। कैसा था, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में था। ठीक है, तो भूमि को 2 भाग में तोड़े अपन, एक खालसा भूमि, एक जमींदारी। खालसा भूमि जिसमें मराठे खूब टैक्स लगाते थे और वसूल भी खुद करते थे। जमींदारी क्षेत्र में टैक्स तो मराठा लगाते थे, वसूली करने का कार्य जमींदारी का था। खालसा भूमि पर मराठों का प्रत्यक्ष शासन था क्या, बिल्कुल सही दिख रहा है। जमींदारी भूमि पर अप्रत्यक्ष शासन था, ये भी सही दिख रहा है। बिंबाजी के काल में जमींदारी की संख्या कितनी थी, 70। पहले से अपन डील किए हैं क्या, इसमें टोटल जमींदारियों की संख्या कितनी थी, 52। कितनी जमींदारियों की संख्या थी, 52, जिसमें से अपन पढ़ते कितने हैं, 7 जमींदारी को पढ़ते हैं। निश्चित वार्षिक कर टपोली जमींदारों से क्या किया जाता था, लिया जाता था। ठीक है, तो ये भी सही दिख रहा है। सही क्या नहीं दिख रहा है, यही नहीं दिख रहा है, बिंबाजी के काल में
70 परगने नहीं थे, 52 परगने थे। तो ये छत्तीसगढ़ का जो खाटी एमसीक्यू सीरीज है वो लगातार चलते रहेगा, है ना। कब तक चलेगा भाई? प्रयोगशाला परिचारक तक चलेगा, आबकारी आरक्षक तक चलेगा, एडीआई के पेपर तक। हो सकता है एडीआई पोस्टपोन हो जाए, मुहर्रम पड़ा उस दिन, ठीक है। देख लेते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से आप लोग अपना तैयारी जारी करते रहना, ठीक। तो ये बने रहिए हमारे साथ। अपन क्या करेंगे, लगभग हर एक दिन में क्या करेंगे, यहाँ से एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।